हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर ना हम बेसिक मीनिंग जानेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। हमें बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या पढ़ना है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th के अंदर भी हमें बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएगी। बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और भी बहुत सारी बातें हमको बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, जब भी तो उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे किस तरीके से बिजनेस को करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, तो अभी आपके टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हम बिजनेस का मतलब समझेंगे। अभी देखो, हम नॉर्मल लाइफ में बिजनेस का मतलब क्या देखते हैं, सामान को बेच के कुछ प्रॉफिट कमाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। पर हम अपने सिलेबस के अंदर बिजनेस की क्या डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। बिजनेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग होता है, बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या प्रोक्योर करता है। प्रोक्योर मतलब, देखो, प्रोड्यूस करना तो आपको समझ आ गया, गुड्स और सर्विस को खुद से बनाता है। प्रोक्योर करने का मतलब कहीं और से लाता है, कहीं और देता है। प्रोक्योर करने का मतलब कहीं और से लाता है, कहीं और देता है। उसने क्या क्या किया, अभी सपोज एक इंसान है, इसने क्या क्या किया, गुड्स और सर्विस को या तो प्रोड्यूस किया या प्रोक्योर किया। उसने ये किया क्यों, सेल करने के लिए। और इस सेल से उसको होगा क्या, इस सेल से उसको कुछ प्रॉफिट होगा। इस सेल से उसको क्या होगा, इस सेल से उसको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज को हमने क्या बोला, इस चीज को हमने बोला बिजनेस। अगर कोई इंसान गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है या कहीं और से लाता है, कहीं और भेजता है, मतलब प्रोक्योर करता है, ये सब वो क्यों करता है, सेल करने के लिए, जिससे कि उसको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो उसको हमने क्या बोला, बिजनेस बोला। बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस में भी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसका, गुड्स का और सर्विस का। और क्या करते हैं, फिर सेल करते हैं किसका, गुड्स और सर्विस का। अंडरटेकन ये हम करते क्यों हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। अब देखो, सपोज एक कस्टमर मेरी शॉप पे आया, मेरी एक शॉप थी, ठीक है। कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला मुझे ये वाला सामान चाहिए, मैंने उसको वो वाला सामान दे दिया। अब कस्टमर उस सामान को यूज कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, नीड सेटिस्फाई हो रही है। इस तरीके से बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे इंसान की नीड सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि सोसाइटी की क्या करते हैं, नीड को सेटिस्फाई करते हैं। फिर से एक और बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस में भी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा ये तो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो कि हम
प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, यानी कि मनी कमाने के लिए करते हैं। बिजनेस में भी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, जिससे कि क्या हो सके, हमको प्रॉफिट्स हो सके बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। लोगों की नीड्स को हम क्या करते हैं, बिजनेस के थ्रू सेटिस्फाई कर देते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कौन सा, जिसको हम प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो जिसको हम प्रॉफिट्स के लिए नहीं करते, यानी कि प्रॉफिट्स के लिए छोड़कर जो भी एक्टिविटी करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल से सबसे पहले हम देखते हैं। वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब एक वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है एक फैक्ट्री के अंदर, तो उसको क्या मिल रहा है, उसके बदले में वेजेस मिल रही है या सैलरी मिल रही है, तो उसको क्या है, उसको एक पैसे की अमाउंट मिल रही है, तो ये क्या हो गई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। डॉक्टर वर्किंग इन हिज क्लिनिक, यानी कि डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, इसका मतलब डॉक्टर को क्या मिलेगी, उसकी फीस मिलेगी, तो ये भी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। टीचर टीचिंग, एक टीचर टीच कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले में फीस मिलेगी, या ट्यूशन फीस जो भी उसको फीस मिलेगी वो फीस मिलेगी, तो ये भी क्या हो गई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हाउसवाइफ कुकिंग इन अ किचन। अब हाउसवाइफ है, आपकी मम्मी है, खाना बनाती होंगी, अगर हाउसवाइफ होंगी तो घर के अंदर क्या उनको पैसे की टर्म में कुछ रिसीव होता है, कुछ भी रिसीव नहीं होता, उनको क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ यंग बॉय हेल्पिंग अ ओल्ड मैन, एक यंग बॉय था, सड़क पे ओल्ड मैन जा रहा होगा, उसकी हेल्प कर दी उसने, तो वो क्या हो गया, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसे तो नहीं मिलने वाले। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, अर्न आर लिविंगहुड, यानी कि जो हमारी लिविंगहुड है उसको हमें अर्न करना पड़ता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स के थ्रू हम ये कर देते हैं, इमोशन के थ्रू हम ये कर देते हैं। ठीक है, इसका एम क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमें सेटिस्फैक्शन आ रहा है, मेंटली सेटिस्फैक्शन आ रहा है। इनका एंड रिजल्ट क्या होता है, अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा, हम ह्यूमंस की नीड को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस। एग्जाम के अंदर नहीं आता, आपको इतना ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, लव, अफेक्शन, सिंपैथी, इमोशंस के थ्रू। अभी हमारे पास आता है टॉपिक 2, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता क्या है और इनका हमें कंपैरिजन करके दिखाना है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम प्रॉफिट मनी के लिए करते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, अभी ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, केवल और केवल ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया है 3 चीजों में। सबसे पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कौन सा, बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। हम ना एक एग्जांपल लेके इनको समझेंगे, जिससे कि हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे बिजनेस कौन करता है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल। ये क्या हमें देते हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज हमको देते हैं। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि डॉक्टर कौन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जैसे कोई एम्प्लॉय होता है, वो क्या करता है, सुबह ऑफिस आता है, शाम को ऑफिस से आता है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट करता है। तो उसको हम क्या मानेंगे, एक एम्प्लॉय हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट करता होगा। तो अभी देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तीनों को स्टार्ट कैसे करते हैं।
बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए कि कोई इंसान के पास पहले आइडिया आएगा कि ऐसे 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 करके मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सबसे पहला आइडिया चाहिए। दूसरा, उसको लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ेगी। लीगल प्रोसीडिंग मतलब उसको पता लगाना पड़ेगा कि कैसे मेरी कंपनी रजिस्टर होगी, उससे रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर अगर उसको कोई प्रोफेशनल हायर करना है, जैसे सीए हायर करना पड़ेगा जो कि उसकी टैक्स की रिटर्न करेगा, बुक संभालेगा, तो वो सब क्या करेगा, वो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेगा। एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन और सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? डॉक्टर आज उठा कल प्रोफेशनल बन गया? नहीं, उसे क्या करना पड़ता है, उसे एक अपनी पर्टिकुलर डिग्री पूरी करनी पड़ती है, पर्टिकुलर पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। सी क्या होता है, उसे भी पर्टिकुलर पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो क्या होता है, डिग्री पूरी करने के बाद उनको क्या मिलता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कि उनको बताया जाता है अब आप प्रोफेशनल बन चुके हो। तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी या फिर सर्टिफिकेट उनको चाहिएगा क्या, प्रैक्टिस करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपॉइंटिंग लेटर। सपोज आप कहीं जॉब करने गए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अपॉइंटिंग लेटर। तो उससे आप क्या कर सकते हो, मैनेज अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क, इनके अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है। बिजनेस के अंदर मुकेश अंबानी क्या करता है, बिजनेस गुड्स और सर्विस को बनाता है या खरीदता है और बाद में सेल करता है। प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोफेशनल्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज आपको देता है। सीए क्या करता है, सीए भी अपनी सर्विसेज आपको देता है, कंसल्टेंसी आपको देता है, या फिर आपके टैक्स की रिटर्न भरता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या देते हैं, प्रोफेशनल देते हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंसान क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंसान वो वाली सर्विस देता है, वो वाला काम करता है जो कि उसे ऊपर से उसका बॉस, उसका एम्प्लॉयर उसे करने के लिए बोलता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या करता है, वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो उसे बोला गया है ना बॉस के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू, वो वाला काम वो करेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और जो प्रोफेशनल्स है उसे स्टार्ट करने की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर कोई भी बन जाएगा, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए कि जब क्या बन पाएगा, वो डॉक्टर बन पाएगा। इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है उसे स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जहाँ पर वो जॉब करने जा रहा है, जहाँ पर वो एम्प्लॉयर के अंदर काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसे क्या चाहिए, वहाँ की क्या चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। इसके बाद रिवॉर्ड और रिस्क, बिजनेस करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। आप डॉक्टर को क्या देके आते हो, उसकी फीस देके आते हो। इसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसे करने के बाद हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है और वेजेस मिलती है। कोई इंसान सुबह जाता है जॉब करता है, उसे महीने के एंड में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट। साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रोफेशनल के अंदर हमको क्या चाहिए, लिमिटेड कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए लेकिन थोड़ा कैप चाहिए। मतलब बिजनेस जितना पैसा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा पैसा हमको लगेगा अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक खोलने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिएगा। सीए को भी अपनी फर्म खोलने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिएगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कोई पैसा लगता है नहीं, आप सीधा जाओगे, जॉब करोगे और घर पे वापस आ जाओगे। इसके बाद रिस्क, रिस्क सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशन के अंदर कितना रिस्क होता है, प्रोफेशन के अंदर भी रिस्क होता है लेकिन थोड़ा रिस्क होता है। क्यों, क्योंकि आपने पैसे थोड़े इन्वेस्ट किए हैं, डूबेंगे तो क्या डूबेंगे, थोड़े पैसे डूबेंगे, तो रिस्क क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। और उसके अंदर नो रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम रिस्क होता है। ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। सपोज मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा यार मेरा बिजनेस ना आप तू संभाल, वो संभाल लेगा, हाँ बिल्कुल संभाल लेगा। लेकिन मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, उसने बोला कि यार मेरी जगह ना आज तू चला जा हॉस्पिटल, लोगों का इलाज कर दियो। क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब प्रोफेशनल हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को। इसके बाद सैलरी, एम्प्लॉयमेंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन हमें किसकी परमिशन चाहिए, एम्प्लॉयर की, बॉस की, जहाँ पर हम काम करने वाले हैं। तो ये भी कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस। तो बिजनेस करने का कोई प्रोसेस होता है, बिजनेस करने का तो कोई प्रोसेस नहीं होता। आप कुछ काम करते हो, वो आपके लिए काम करता है, वो आपके लिए काम नहीं करता, फिर आप दूसरी चीज़ करते हो, कुछ चीज़ आपके लिए काम करती है, कुछ चीज़ों की वजह से आपको लॉस होता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, कोई भी प्रोसेस नहीं होता, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को बनाते हो, फॉलो करते हो। इसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो वाला प्रोसेस होगा जो कि एम्प्लॉयर हमको बताएगा करने के लिए, जो बॉस हमको बताएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। इसके बाद सबसे मेन आता है प्रोफेशनल के अंदर क्या कोई प्रोसेस होता है, प्रोफेशनल के अंदर बिल्कुल एक प्रोसेस होता है। सपोज आप किसी डॉक्टर के गए, वो डायरेक्टली आपको एडमिट कर देगा नहीं, पहले आपका चेकअप करेगा, फिर आपको देखेगा कि डिसीज़ क्या है आपकी, या फिर अगर आपको कोई टेस्ट कराना होगा तो वो टेस्ट करवाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो एक प्रोसेस फॉलो करता चला जाएगा।
करेगा। ऐसे सीए अगर वो उसको आपकी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो एक प्रोसेस फॉलो करेगा। इसका मतलब प्रोफेशन के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक प्रोसेस होता है काम को करने का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, और एट द एंड वो इतनी पढ़ाई करके आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को तो सीख रहे हैं, तो प्रोफेशन के अंदर तो वो प्रोसेस हो गई होगा। इसके अगर एग्जांपल देखने हैं तो एक शॉप, जैसे बिजनेस के अंदर क्या होती है, शॉप फैक्ट्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। प्रोफेशन का देखना है तो लीगल, जैसे कि एक वकील होता है आपका, या एक जज होता है, वो कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। डॉक्टर, सीए, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एम्प्लॉई, एक बैंकर जो कि बैंक के अंदर जॉब करता है, ये सब क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। अभी देखते हैं अपना टॉपिक 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, नहीं करते हैं वो बिजनेस, नहीं। जो भी बिजनेस अगर हम करेंगे तो वो किस चीज़ के लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे। मैं सुबह उठता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, रात को देर देर तक काम करता हूँ, क्यों करता हूँ मैं ये सब कुछ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ अपने बिजनेस का, क्यों करता हूँ मैं ये सब कुछ, मैं इसीलिए करता हूँ जिससे कि एट द एंड मेरे को क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, या तो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विस को बनाते हैं, या फिर प्रोक्योर करते हैं, मतलब कि कहीं और से खरीदते हैं। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को या तो खुद बनाते हैं या फिर कहीं और से खरीदते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड, यानी कि कहीं और से खरीदे जाएंगे। इसके बाद सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बिजनेस प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया, गुड्स और सर्विस को हमने बनाया या फिर कहीं और से खरीदा। ये किया क्यों हमने, जिससे कि इन गुड्स को हम आगे सेल कर सके, हम गुड्स को क्या कर सके, सेल कर सके या एक्सचेंज कर सके ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पर्सनल पर्पस ऑफ सेल। अगर ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर टेबल बनती है, ये वाली जो टेबल यहाँ रखी हुई है, मैंने उसके अंदर ये वाली टेबल बना ली और मैं अब इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले रहा हूँ, तो क्या ये बिजनेस हुआ, नहीं, ये बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वो चीज़ होती है अगर हमने किसी गुड्स को बनाया या गुड्स को खरीदा आगे सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। तो पर्सनल यूज कैन नॉट कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, पर्सनल यूज बिजनेस नहीं होता। इसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक घर था, ठीक है, मैंने उसको सेल कर दिया, मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, तो क्या मैंने ये बिजनेस कर लिया, नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, घर को खरीदता हूँ जिससे कि मैं उन्हें सेल करके प्रॉफिट कमा सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बिजनेस करता हूँ। मतलब अगर मैंने एक दो ट्रांजैक्शन कर ली ना तो वो बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट के लिए घरों को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, रेगुलरली ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, वो बिजनेस हो गया। तो बिजनेस क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे काम करता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाती, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को काम करना पड़ता है। इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, देखो ये तो हमने देख लिया, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस हमने खोला ही क्यों है, बिजनेस हमने खोला है प्रॉफिट के लिए। इसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या ये जरूरी है कि हम पे प्रॉफिट ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है हमें लॉस हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, कितना हमें वापस मिलेगा, बिजनेस खोलने के बाद कितना हमें वापस मिलेगा, ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट रिस्क क्या होता है, मतलब कि हमें लॉस होने का थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है। बिजनेस खोलने के बाद जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा, ऐसा हमारे पास रिस्क रहता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है किस चीज का, कि हमको लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गई 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी हमारे पास आता है टॉपिक 4 जो हो गया बिजनेस एक्टिविटीज। अभी देखो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम जो भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज। अभी हमें देखना है कि बिजनेस के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। एक बिजनेस है उसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमर्स के अंदर हम इनकी ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब गुड्स और सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ट्रेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस जो कि हमने प्रोड्यूस की है उसे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम प्रोड्यूस करके रख लेंगे उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो कंज्यूमर तक क्या पहुंचाएंगे। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक होकर चलती है। गुड्स पहले प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं। प्रोड्यूस किसके अंदर होते हैं, इंडस्ट्री एक्टिविटी के अंदर, और पहुंचाए किसके अंदर जाते हैं, कॉमर्स के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है।
इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट के लिए हम इसको करते हैं, विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें क्या करते हैं हम गुड्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज मेरे को एक ये बनाना है, टेबल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रीज लूँगा, जो वुड लूँगा उससे, उसके बाद फेविकोल लूँगा, प्लास्टिक लूँगा जो भी चाहिए, कीले लूँगा जो भी चाहिए, उससे के बाद मैं क्या बनाऊँगा, गुड्स बनाऊँगा। तो ये इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इंडस्ट्री के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे मैं क्या बना रहा हूँ, उनसे मैं एक गुड बना रहा हूँ। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज से गुड बनाना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। अभी इंडस्ट्री को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उससे हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल हम बनाते हैं। जैसे सपोज ये टेबल है, इसको बनाने में हमने डायरेक्टली पेड़ काट के टेबल बना दी होगी, नहीं, पहले पेड़ काटा होगा, उसकी वुड को लिया होगा, उसकी वुड को शार्प किया होगा, उसकी वुड के साथ हमने बोर्ड बनाए होंगे अलग अलग, फिर हमने उस बोर्ड को परचेज किया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के रॉ मटेरियल में प्रोड्यूस किया, यानी कि इस टेबल के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे पहले अगर आप एग्जांपल लेके बोलो तो हमने क्या किया, बोर्ड बनाया उसका, जिससे कि क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने रॉ मटेरियल में प्रोड्यूस किया। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम बाहर निकालते हैं, उससे हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। और दूसरी चीज प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं। दूसरी चीज हम जो प्लांट्स हैं और जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनसे भी हम क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं। जैसे जो शिप होते हैं उनसे क्या बनती है, कॉटन बनती है, तो वूल बनती है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनसे भी हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास प्लांट है, जो भी हमारे पास एनिमल है, उससे हम क्या बना रहे हैं, रॉ मटेरियल बना रहे हैं, जिससे कि हम फर्दर प्रोडक्शन कर पाए, अपने गुड्स को बना पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल बनाया प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी एक्टिविटी को समझ लिया। प्राइमरी एक्टिविटी को हमने 2 चीज़ में डिवाइड किया, क्या, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक क्या होता है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जो भी चीज़ हमने नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई है, यानी कि इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टेड ड्रोन प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और जेनेटिक का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ हमने प्लांट या फिर एनिमल से बनाई है। प्लांट और एनिमल से जो भी हमने रॉ मटेरियल बनाया है उसको हमने कहाँ जाना, जेनेटिक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हम इंडस्ट्री पढ़ रहे थे। इंडस्ट्री को हमने 3 चीज़ में डिवाइड किया था, 3 चीज़, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर हमने क्या देखा कि हम क्या बनाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट और एनिमल से रॉ मटेरियल बनाएंगे, जो कि जिससे कि बाद में हम गुड्स बनाएंगे। अभी के लिए हम रॉ मटेरियल बना के रख ले रहे हैं, ठीक है। अभी जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको हमने 2 चीज़ में डिवाइड किया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव यानी कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से बनाएंगे, जेनेटिक यानी कि जो हम एनिमल और प्लांट से रॉ मटेरियल बनाएंगे, उसको हमने कहा जाला जेनेटिक के अंदर डाला। एक्सट्रैक्टिव यानी कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल बनाएंगे, जेनेटिक यानी कि जो भी हम एनिमल और प्लांट से रॉ मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ ली किसके अंदर, इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है। देखो, हमने प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर क्या किया, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हमने रॉ मटेरियल बनाया। अब इस रॉ मटेरियल से हमें क्या बनाना है, इस रॉ मटेरियल से हमें गुड्स बनाना है, तो उसे हम कहाँ बनाएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है, जो प्राइमरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल बनाती है उससे क्या करती है, बाद में वो गुड्स बनाती है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाती है। सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, जो भी प्राइमरी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज से, एनिमल से, प्लांट से जो रॉ मटेरियल बना के देती है, उसका क्या करती है, सेकेंडरी एक्टिविटी उस प्रोडक्ट को यूज़ करके फाइनल कंजम्पशन बनाती है। अब ये जो टेबल है इसका काम 2 चीज़ में चला होगा। कैसे चला होगा, सबसे पहले हमने इसके लिए रॉ मटेरियल बनाया होगा, कीले बनाई होगी, इसके लिए फेविकोल बनाई होगी, इसके लिए पोर्ट बनाई होगी, बोर्ड बनाया होगा, इसके लिए सनमाइका बनाई होगी। तो क्या क्या होगा, इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्राइमरी के अंदर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल बनाया होगा। उस रॉ मटेरियल से सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हमने क्या बनाई होगी, टेबल बनाई होगी, ठीक है। अभी सेकेंडरी एक्टिविटी को फिर हमने फर्दर 2 चीज़ में डिवाइड किया, क्या, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। जो हमने रॉ मटेरियल से लेकर, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी का रॉ मटेरियल लेकर उसे फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं।
जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हमने रॉ मटेरियल बनाया उसे क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये फिनिश्ड गुड्स ना दो टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, एक तो मूवेबल और एक नॉन मूवेबल। एक क्या हो गया, एक तो हो गया मूवेबल, एक हो गया नॉन मूवेबल। मूवेबल जैसे मेरा ये फ़ोन हो गया, मेरा ये पेन हो गया, टैबलेट हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये कैमरा हो गया, ये क्या हो गए, मूवेबल गुड्स हो गए। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सपोज कोई चीज़ है नॉन मूवेबल, जैसे मेरा ये घर हो गया, या फिर ये बिल्डिंग हो गई, ये रोड हो गई, ये एक पोल हो गया, क्या ये मूवेबल है, ये नहीं मूवेबल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इनका हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमने देखा जो भी फिनिश्ड गुड्स हम बनाएंगे अगर वो मूवेबल है, इसका मतलब वो क्या है, वो मैन्युफैक्चर हुए हैं। और वो नॉन मूवेबल है, जैसे बिल्डिंग हो गई, तो वो क्या हुए, वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देख लेते हैं। प्रोडक्शन गुड्स थ्रू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के थ्रू हमने क्या बनाई है, गुड्स बनाई है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग हो गए, डैम हो गए, ब्रिज हो गए, रोड हो गए, टनल हो गए, कैनल्स हो गए। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर स्किल्स जिसके अंदर हमने दिखाई है वो क्या हो गए, वो हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग को 4 चीज़ में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले एनालिटिकल, एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। जैसे सपोज एक ऑयल हो गया, ये जैसे ऑयल निकाल रहे हैं यहाँ पे लोग, ये ऑयल के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने अभी आपने देखा होगा कि हम रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। जैसे ऑयल से ही हम पेट्रोल बना रहे हैं, ऑयल से ही हम डीजल बना रहे हैं, ऑयल से हम सीएनजी बना रहे हैं, सीएनजी आई डोंट नो उससे बनती है नहीं, ऑयल से हम पेट्रोल डीजल सीएनजी बना रहे हैं। और कैरोसिन ऑयल भी किससे बनता है, ऑयल से ही बनता है। तो हम इस ऑयल को परचेज करके इससे अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो ये कहाँ पर आ गया, ये एग्जाम्पल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का, यहाँ पे लिखा भी है ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग चीजों को मिला के एक। जैसे सपोज हमने केमिकल्स ले लिए, केमिकल्स ए बी सी, ठीक है, वाटर ले लिया, सॉइल ले ली, इन सबको मिला के हमने क्या बना दिया, सीमेंट बना दिया। इन सबको मिला के हमने क्या बना दिया, सीमेंट मिला दिया। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले एनालिटिकल के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक चीज़ से अलग अलग चीज़ें बना रहे थे। सिंथेटिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से एक चीज़ बना रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सीमेंट। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे बनाने में अलग अलग स्टेजेस लगती है। जैसे शुगर हो गया, शुगर को बनाने में अलग अलग स्टेजेस लगती है। सबसे पहले हम शुगर कैन खरीदते हैं, उसके बाद शुगर कैन का जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद जूस को आगे फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, फर्दर प्रोड्यूस करने के बाद उसमें केमिकल्स मिलाते हैं, उसका जो दाना बनाते हैं वो दाना बनाते हैं। अलग अलग स्टेजेस में मतलब कि हम शुगर को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होती है, अलग अलग प्रोडक्ट को मिला के एक चीज़ बनाना है। जैसे कार हो गया, कार को हम क्या करते हैं, कार का इंजन अलग आता है, जो कार का बॉडी हो गई वो अलग आती है, जो कार के व्हील्स हो गए वो अलग आते हैं। इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, इन सबको मिला के हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर हम क्या करते थे, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कि ऑयल हो गया। उसके बाद सिंथेटिकल। सिंथेटिकल के अंदर हम क्या करते थे, सिंथेटिकल के बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक चीज़ें बनाते थे। उसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर हम स्टेज वाइज काम करते थे। और जो असेंबलिंग था उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक साथ लाके एक पूरी बॉडी बनाते थे, जैसे कि एक कार का एग्जांपल यहां पर हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने इंडस्ट्री के अंदर हम थे। इंडस्ट्री के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी पढ़ा था। प्राइमरी के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी थी, क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने 4 चीज़ें देखी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब टर्जरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखो हम ना बहुत मेहनत करके ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को ना कुछ सर्विसेज चाहिए होती है। जैसे सपोज ये रॉ मटेरियल है, आपने देखा होगा रॉ मटेरियल बनता किसी और सिटी में है और जो फिनिश गुड्स बनता है वो किसी और सिटी में बनता है। तो हमें जहाँ पर रॉ मटेरियल बन रहा है वहाँ से लेकर फिनिश्ड गुड्स जहाँ पे बन रहा है वहाँ तक हमें इसे पहुँचाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को हम कैसे पहुँचाएंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट
जो हमारी फैसिलिटी होती है वो क्या होती है, हमारी एक तरह की सर्विस होती है। सपोज रॉ मटेरियल को रास्ते में कुछ हो ना जाए तो उसके लिए हम उसको क्या कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर। तो वो वाली सर्विसेज कौन देता है, वो सर्विस देता है ये वाली टर्जरी एक्टिविटी। ये टर्जरी एक्टिविटी क्या करती है, टर्जरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विस देती है। इसका मतलब भी हम देख लेते हैं। टर्जरी एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेड, मतलब कि इधर उधर सामान को ले जाना या फिर इंश्योरेंस कराना अलग अलग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग सर्विसेज कौन देती है, टर्जरी देती है। किसको, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने ना गुड्स को बना के अपने पास रख लिया, गुड्स को बना के अपने पास रख लिया। अब इस गुड्स का काम क्या करेंगे हम, अगर इसे हम कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाएंगे हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो अभी हमें इसे क्या करना है, इस वाले गुड्स को उठाकर कंज्यूमर तक पहुंचाना है। वो किसके अंदर हम पहुंचाएंगे, वो पहुंचाएंगे हम कॉमर्स के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स के अंदर दो चीज़ आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। कॉमर्स देख लेते हैं पहले। कॉमर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, मतलब कि गुड्स का एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना या फिर सेल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स के अंदर पहली चीज आती है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को खरीदना और किसी और को बेचना, गुड्स को खरीदना और किसी और को बेचना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम गुड बनाते थे, ट्रेड के अंदर इस गुड को किसी और को सेल करते थे। तो ट्रेड का मतलब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अभी ट्रेड को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। इंटरनल ट्रेड वो होती है जो कि विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर अंदर होती है। एक्सटर्नल ट्रेड वो होती है जो कि इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, या फिर आउटसाइड से इनसाइड इंडिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। अब जो ये इंटरनल ट्रेड होता है ना, इसमें दो चीज़ आती है, क्या क्या, एक होती है होलसेल ट्रेड और एक होती है रिटेल ट्रेड। अगर बहुत सारा अमाउंट है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होलसेल ट्रेड बोलेंगे। और अमाउंट 1, 2, 3, 4 यूनिट का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेल ट्रेड बोलेंगे। जैसे आपके जो घर के आसपास शॉप होती होगी वो कैसी है, रिटेल। लेकिन वो वाले शॉप जहाँ से सामान खरीदते होंगे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड की हमारी तीन चीज़ आती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से सामान अंदर मंगाना, यानी कि जैसे यूएसए से हम इंडिया के अंदर सामान मंगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारे घर से सामान कहीं बाहर भेजना, यानी कि इंडिया से अगर हम यूएसए को सामान भेजेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट हम बोलेंगे, यानी कि होम कंट्री से आउटसाइड, ठीक है। इसके बाद एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट होता है सपोज हमने यूएसए से सामान लिया इंडिया में और उस सामान को इंडिया के अंदर यूज नहीं किया, यूएसए से सामान लिया इंडिया के अंदर, लेकिन उस सामान को इंडिया के अंदर यूज नहीं किया, उस सामान को उठाकर किसी और को बेच दिया आउटसाइड कंट्री। जैसे हमने यूएसए से सामान लिया इंडिया के अंदर और उस सामान को श्रीलंका को बेच दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंटरपोर्ट किया। पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद एक्सपोर्ट किया। इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, एंटरपोर्ट। अभी हम कहाँ पर पहुँच गए बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। हम क्या पढ़ रहे थे, कॉमर्स पढ़ रहे थे। कॉमर्स को हमने दो एक्टिविटी के अंदर डिवाइड किया था, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को फिर हमने दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया था, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हमने दो चीज़ों में पढ़ा, होलसेल और रिटेल। इंटरनल यानी कि इंडिया के अंदर, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल यानी कि इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा इंपोर्ट, सामान मंगवाना, फिर एक्सपोर्ट, सामान भेजना, एंटरपोर्ट, सामान मंगवा के भेजना, उसको हमने क्या बोला, एंटरपोर्ट। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, देखो यहाँ पे जो टर्जरी एक्टिविटी काम करता था ना इंडस्ट्री के अंदर, वही कॉमर्स के अंदर कौन करेगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब ये जो ट्रेड एक्टिविटी है ना, इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड कौन कराएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे काम क्या हो गए, ये सारे काम करवाएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब भी देख लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रेड के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। उन सारी प्रॉब्लम को सोल्व कौन करता है, उन सारे हिंड्रेंसेस को सोल्व कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू
ट्रेड सोल्व करता है। जैसे प्लेस हो गया, प्लेस मतलब हम रॉ मटेरियल कहीं और पहुंचा रहे हैं या फिर हम सामान कहीं और से खरीद रहे हैं, कहीं और पहुंचा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। टाइम यानी कि हमें क्या चाहिएगा, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा। रिस्क, अगर हमारे रास्ते में कुछ हो गया सामान को तो हम कहाँ जाएंगे, हमें उसके लिए इंश्योरेंस चाहिएगा। फाइनेंस, हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो हम वो कहाँ से लेंगे, बैंकिंग से लेंगे। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सामान को कहीं और से उठाना, कहीं और पहुंचाना। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे एक कंज्यूमर आया और शॉप के आगे आके खड़ा हो गया, आप उसे सामान दे दोगे, नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसे सामान क्या चाहिए, है ना। इसका मतलब कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन सामान को पहुंचाना, और कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन करना, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाना। इसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और क्या क्या करता है हमारे लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमें लोन चाहिए, हमारे पास पैसा है, उसे रखने की जगह चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा उधार में चाहिए या जल्दी से चाहिए, क्या करेगा, बैंकिंग के पास हम जाएंगे। इंश्योरेंस यानी कि हमारा सपोज हमारा सामान यहाँ से वहाँ पर पहुँचाना है, उसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना, तो हमें क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। या वेयर हाउस के अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है, मुझे डर है आग लग जाए, तो मेरा कुछ ऐसा सामान है गर्मी में उसमें आग लगने का डर है, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे। इसके बाद वेयर हाउस, ऐसा नहीं होने का कि सपोज कस्टमर आया, फिर मैंने उस सामान को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, मैं प्रोड्यूस करके उसे अपने पास रख लूंगा, फिर जब कंज्यूमर आएगा निकाल के उसे दे दूंगा, दूसरा आएगा निकाल के फिर उसे दे दूंगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब वेयर हाउसिंग के अंदर आ गया। वो जो सामान है उसे मैं प्रोड्यूस करके कहाँ ले रखूंगा, वेयर हाउस के अंदर उसको मैं प्रोड्यूस करके रखूंगा। अरेंजमेंट स्टोरेज ऑफ गुड्स लॉस और डैमेज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, वेयर हाउस के अंदर उसको रख लूंगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन, मतलब कि जो भी हमारा सामान है ना, उसे हमें एक जगह पर रखना नहीं है, उसे हमें क्या करना है, उसको हमें सेल भी करना है। अब हम उसे सेल करने के लिए क्या करेंगे, उसे सेल करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, जब तो पब्लिक को पता चलेगा उस इंसान के पास वो सामान है, वो मैं वहाँ से ले सकता हूँ, उस इंसान के पास वो सामान है, वो मैं वहाँ से ले सकता हूँ, वो इंसान मुझे वो प्रोवाइड करा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमें सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक बारी फिर से पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटी समझ लेते हैं कि ये माजरा क्या था और इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो इसमें ना ज़्यादा रटने की चीज़ तो है नहीं, अगर आप ये वाला ग्राफ ढंग से समझ लोगे ना तो आप उससे ही अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस हमने पढ़ा था। बिजनेस को हमने दो चीज़ में डिवाइड किया था, क्या, इंश्योरेंस और इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते थे, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, और जो कॉमर्स के अंदर हम क्या करते थे, कॉमर्स को ट्रेड करते थे, यानी कि उन वाले गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते थे। अब हमने बोला कि पहले इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर क्या है, इंडस्ट्री के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़े। इंडस्ट्री के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्जरी। देखते हैं प्राइमरी क्या होता था। प्राइमरी के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल बनाते थे। क्या, नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनसे हम क्या बनाते थे, रॉ मटेरियल बनाते थे। और भी टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब प्राइमरी एक्टिविटी को हमने दो चीज़ में डिवाइड किया। सबसे पहला एक्सट्रैक्टिव, यानी कि जो हम प्योर नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, जैसे रिवर हो गया, कोल हो गया, खदानें होगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद जेनेटिक, मतलब कि जो हम प्लांट और एनिमल से रॉ मटेरियल बना रहे हैं उसको हमने कहाँ डाला, जेनेटिक। जो भी हम प्लांट और एनिमल से रॉ मटेरियल बना रहे हैं उसको हमने कहाँ डाला, जेनेटिक। उसके अलावा किसी और चीज़ से अगर हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो वो क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, अभी हम इसके बाद गए सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर बना दिया उसको वहां से लेकर बाहर आते थे और उससे एक फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। सेकेंडरी के अंदर ये काम करते थे। ठीक है, अभी सेकेंडरी के अंदर हमने ना दो चीज़ों के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। क्या, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब हम अगर फिनिश्ड गुड बनाएंगे तो वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है मूवेबल, एक हो सकता है इमूवेबल। सपोज वो एक मूवेबल गुड है, जैसे ये कैमरा हो गया, ये यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, ये टैबलेट हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये क्या है, मूवेबल, यानी कि हमने इसको क्या किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब अगर हमने कोई फिनिश गुड्स बनाया और वो मूवेबल नहीं है, जैसे बिल्डिंग हमने बना दी, रोड हमने बना दी, पोल हमने बना दिया, ये सब क्या है, ये मूवेबल नहीं है, तो हमने इसको क्या किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा। अब जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसके अंदर हमने चार चीज़ें देखी। क्या,
एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल के अंदर हम क्या करते थे, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे ऑयल से पेट्रोल बनाते थे, डीजल बनाते थे, और भी बहुत सारे कैरोसिन ऑयल वगैरह बनाते थे, ठीक है। सिंथेटिक, हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक बनाते थे, जैसे अलग अलग केमिकल को मिलाकर, सॉइल को मिलाकर, वाटर को मिलाकर हमने सीमेंट बनाया था, तो ये क्या होगा, सिंथेटिक। इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब अलग अलग स्टेजेस में हम क्या करते थे, अलग अलग सामान को बनाते थे, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग सामान, जैसे शुगर हो गया, अलग अलग स्टेजेस में सामान को बना दिया। इसके बाद असेंबलिंग। असेंबलिंग यानी कि हमने अलग अलग टाइप से बॉडी पार्ट बनाए और उसे बनाकर एक बॉडी बना दी, जैसे कार, इंजन अलग बनाया, बॉडी अलग बनाई, सीट अलग बनाई, व्हील अलग बनाई, एक साथ मिलाकर हमने क्या बना दिया, हमने एक कार बना दी। तो उसके अंदर हमने कहाँ डाला, असेंबलिंग के अंदर। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी को ना अपना काम चलाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज चाहिए थी। वो सर्विसेज इनको कौन प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज इनको प्रोवाइड करता है ट्रेजरी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वगैरह वगैरह। अब हमने गुड्स को प्रोड्यूस तो कर लिया इंडस्ट्री के अंदर, अब हम कॉमर्स के अंदर इन गुड्स को उठाकर कंज्यूमर तक इसको पहुंचाएंगे। तो हम कॉमर्स के अंदर क्या करते थे, बाय और सेल करते थे गुड्स को, जिससे कि हम कंज्यूमर को उसे दे सके। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड, यानी कि गुड्स को कहीं और से लाना, कहीं और पहुंचाना, ठीक है। ट्रेड के अंदर हमने दो चीज़ पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि इंडिया के अंदर अंदर, एक्सटर्नल यानी कि इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर, ठीक है। इंटरनल के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, होलसेल और रिटेल। होलसेल का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, रिटेल का मतलब बहुत कम क्वांटिटी। एक्सटर्नल के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, क्या, इंपोर्ट यानी कि सामान को मंगाना, उसके बाद एक्सपोर्ट यानी कि सामान को बाहर भेजना, उसके बाद एंटरपोर्ट यानी कि सामान को मंगाकर भेजना, जैसे यूएसए से सामान मंगाया और श्रीलंका को भेज दिया, तो ये क्या हो गया, एंटरपोर्ट। इसके बाद जो हमारी ट्रेड थी ना, उसको भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी। वो एक्टिविटीज़ किसने प्रोवाइड की, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग वगैरह वगैरह सर्विस किसने प्रोवाइड की, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ने हमें प्रोवाइड की। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट था किसका, बिजनेस एक्टिविटीज़ का। अगर आप ये चार्ट ढंग से कर लोगे ना, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इससे समझ के आप सब कुछ लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। अभी हम पढ़ते हैं टॉपिक 5, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो अभी हमने देख लिया कि यार बिजनेस कितना करना कितना हार्ड है। सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करो, फिर और ज़्यादा काम करो, बिजनेस एक्टिविटी को क्लासीफाई करो, कौन सा सामान कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, वो सारी चीज़ें करना कितना हार्ड है। एडवर्टाइजमेंट करना कितना हार्ड है, कितने ज़्यादा पैसे चाहिए, बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, कैसे डिसाइड करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हार्ड है। तो अभी ये जो बिजनेस है हम इसको करते हैं, इसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, इसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा। लोग सोचते हैं कि बिजनेस के पीछे क्या मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिव हो सकता है किसी भी बिजनेस का, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये मोटिव नहीं होता किसी भी बिजनेस का। हर बिजनेस के अलग अलग मोटिव होते हैं, प्रॉफिट को छोड़ के अलग अलग मोटिव होते हैं। प्रॉफिट कॉमन मोटिव होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मोटिव होते हैं। उस मोटिव को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम उसे बोल सकते हैं। तो बिजनेस के क्या क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग मोटिव होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रॉफिट कमाना, सिंपल चीज़। सर्वाइवल ग्रोथ, यानी कि जो बिजनेस है वो ये सोचेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिटर आ रहा है और मुझे निकाल के फेंक दे रहा है मार्केट से, मुझे मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा, कोई भी दिक्कत आ जाएगी, मुझे लॉस होगा, तो मैं उसे बियर कर सकूं। मुझे मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के बाद मुझे ग्रो करना है, अपनी कंपनी को बड़ा करना है, एक्सपेंशन करना है, प्रॉफिट को जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। इस साल 100 करोड़ कमाया तो अगले साल 200 करोड़ कमाऊँ, इस हिसाब से मुझे इंक्रीज करना है। क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर, मतलब कि जो मेरे कस्टमर हैं मुझे उन्हें बढ़ाना है। सपोज मेरे 100 कस्टमर हैं, मुझे 150 करना है, 200 करना है। इनोवेशन, यानी कि मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन करना है, उसे नए तरीके से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, उसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि लोग मेरे प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मुझे उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर मेरे पास कोई भी मैन पावर है, मुझे उससे अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो मैंने पैसा लगाया है अच्छे से यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं कहीं भी खर्च कर दूं। जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है उन्हें क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में मुझे स्टैंड करना है, मार्केट के अंदर मुझे रहकर प्रॉफिट कमाना है, जिससे कि मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकूँ, और एट द एंड मेरा वो मोटिव पूरा हो सके जिसके लिए मैंने बिजनेस खोला था, क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि प्रॉफिट, बिजनेस अर्निंग, इनोवेशन, मार्केट स्टैंडिंग, ग्रोथ, सर्वाइवल, ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दो चीज़ें हमारे पास आती है, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन या इंडिविजुअल, और इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हम बोलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना, मतलब कि सोसाइटी के लिए कुछ करना। ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं,
उनके लिए कुछ करना। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं उन्हें बनाने में हम हार्मफुल केमिकल यूज़ करें जिससे कि बच्चों को बीमारी हो जाए। जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए हम इलीगल काम कर रहे हैं। जो हमारी ट्रेड प्रैक्टिस है वो फेयर होनी चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से चलाएंगे तो क्या होगा, मार्केट के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनका भी हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है। वैसे एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे पास पूरा का पूरा नया पॉइंट भी आता है, क्या, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे वेलफेयर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हमारे ह्यूमन एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होगा तो एट द एंड वो वाले एम्प्लॉयज़ कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में, तो सोसाइटी का भी क्या होगा, वेलफेयर होगा। ठीक है, अब हम अपने लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, उनका जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गर्मी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बीमारी हो रही है, तो क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। पेमेंट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन वेजेस और सैलरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, हम उन्हें पैसे कम दे रहे हैं, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, पैसे भी हम उनको नहीं दे रहे। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, ये वाली फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम भला कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या क्या करता है, बिजनेस सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो तो कमाएगा ही कमाएगा। हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए बना है, और भी चीज़ें वो कर सकता है, जैसे सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर सकता है। अभी हम पढ़ते हैं टॉपिक 6, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या क्या रोल है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। वो क्या, एक सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, अभी हर चीज़ को चलने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस कहाँ से आएगा, प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा जब भी तो उसके पास फाइनेंस आएगा। इफेक्टिव वर्किंग बिजनेस, यानी कि इफेक्टिव वर्किंग ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस अच्छे से कब चल पाएगा। देखो, अगर कोई भी बिजनेस अच्छे से चलाना है ना तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना तो कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। ये क्या है, बिटर ट्रूथ है मार्केट की। गुडविल, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो हमें क्या होगा, हमें आम पब्लिक को क्या लगेगा, पब्लिक को लगेगा अरे यार ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, इसकी तो बहुत अच्छी गुडविल बन जाएगी मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट करता है तो उसकी गुडविल क्या बन जाती है, अच्छी बन जाती है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, अभी देखो हमने क्या किया, हमने रिस्क की तो लिया, अपने पैसे लगाए, अपनी मेहनत की, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये क्या लिया, हमने रिस्क लिया। जरूरी तो नहीं था कि हमें प्रॉफिट हो गई होगा। अभी जब हमने इतनी मेहनत की, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है। एक रिवॉर्ड है मतलब कि एक हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, एक रिवॉर्ड है हमें क्या लेने का, रिस्क लेने का। मतलब कि अगर हम रिस्क लिया तो हमें रिवॉर्ड मिला, हमें उसके बदले में कुछ मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अभी हम देखते हैं टॉपिक 7 जो कि हमारा बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, देखो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस के अंदर, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो सकता है हमें प्रॉफिट ना हो, तो ये क्या है, ये एक रिस्क है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट हमने सोचा था उतना ना हो, उससे कम हो, या फिर इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें ये तो पता है कि लॉस हो सकता है, या हो सकता है हमें जो इतना प्रॉफिट होना चाहिए उतना ना हो, लेकिन ये होगा क्यों, ये ऐसे इवेंट की वजह से होगा जो कि फ्यूचर में होंगे, जिनके बारे में हमें नहीं पता। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने जिस चीज़ का हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो चीज़ बैन कर दी, तो ये क्या हुआ, ये एक इवेंट हुआ जो कि फ्यूचर में हुआ। जब हमने स्टार्ट किया जब तो हमें नहीं पता था। तो जो बिजनेस रिस्क अराइज होता है, बिजनेस रिस्क का जन्म होता है, वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिनके बारे में हमें नहीं पता। अगर हमें उन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो रिस्क किस चीज़ का, फिर तो हम उसी हिसाब से चलेंगे ना। कुछ ऐसी चीज़ें फ्यूचर में हो जाना जिनके बारे में हमें नहीं पता, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक स्पेकुलेटिव रिस्क, दूसरा प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क में हमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, और जो प्योर रिस्क है उसके अंदर हमें लॉस ही लॉस होगा, इसमें हमारे पास प्रॉफिट का कोई भी स्कोप नहीं बचता। जैसे इसके अंदर क्या है, स्पेकुलेटिव के अंदर मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई तो आपको क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क के अंदर क्या है, प्योर रिस्क के अंदर जैसे आपके गोडाउन में फायर लग गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी आपके गोडाउन में थे सब जल ही जाएगा, इसमें प्रॉफिट का तो कोई भी चीज आती नहीं है ना बीच में, जो भी आपके गोडाउन के अंदर रखा है वो जल जाएगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्योर रिस्क क्या होता है, प्रॉपर लॉस ही होगा इसके अंदर। ठीक है,
नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क किस किस टाइप से हो सकते हैं, किस किस टाइप का बिजनेस रिस्क आपको हो सकता है, बिजनेस रिस्क के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। जैसे रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि जो रिस्क है वो बिजनेस का असेंशियल पार्ट है। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका बिजनेस है वो बिगर रिस्क के चल रहा है। सपोज एक बिजनेस है, वो आप स्टार्ट करोगे, उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। तो एक बात बताओ, इस दुनिया के सारे लोग वही बिजनेस ना करने लगेंगे? हर बिजनेस में रिस्क होगा, तभी तो उसे करने का मजा आएगा, तभी तो उसके बदले में हमको प्रॉफिट होगा, तभी तो कुछ लोग उसको करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा सारे लोग उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्क होगा। तो रिस्क होना बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब ये जो बिजनेस का रिस्क है ये आता क्यों है? बिजनेस का रिस्क अभी मैंने आपको बताया इसीलिए आएगा क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा जिसके बारे में हमें नहीं पता। फ्यूचर में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाएगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसकी वजह से क्या आएगा, बिजनेस का रिस्क अराइज हो जाएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो, आपका रिस्क बड़ा है या छोटा है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा है? बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क, छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आपने रिस्क लिया, आपको बदले में क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट क्या हुआ? एक रिवॉर्ड हुआ रिस्क का। कोज ऑफ रिस्क, रिस्क होता क्यों है? नेचुरल कोज, यानी कि सपोज बाढ़ आ गई या कुछ उल्टी सीधी चीज हो गई, नेचुरली अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन हो गया, फैमिली हो गया, जो भी हो गया, नेचुरली अगर कुछ हुआ है तो वो क्या हो गया? नेचुरल कोज की वजह से। ह्यूमन कोज, ह्यूमन यानी कि लोगों की वजह से हो गया। जैसे कोई केयरलेसनेस, किसी से गलती हो गई, कुछ गलती से उसने एम्प्लॉय ने कुछ घपला कर दिया, डिसऑनेस्टी यानी कि उसने जानबूझ के कुछ घपला कर दिया, तो ये क्या हो गया? ह्यूमन कोज की वजह से भी रिस्क आ सकता है। इकोनॉमिकल कोज, इकोनॉमिकल मतलब आपके बीच में पैसे खर्च हो गए, आपको एक ऑर्डर पूरा करना था, अब आपके पास पैसे ही नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने को, एम्प्लॉयज की सैलरी देने को, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिकल कोज हो गया। अदर कोजेज, इसके अलावा भी कुछ कोजेज होते हैं, जैसे मैकेनिकल कोज हो गया, बस्टिंग पॉइंट, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क। अब ये जो रिस्क है इससे हम डील कैसे करेंगे? सबसे पहले अवॉइडिंग हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन है वो अवॉइड कर दो। मतलब कि एक चीज़ को करने के 2-3 तरीके होंगे, जिसमें सबसे कम रिस्क होगा वो वाली चीज़ आप करो, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उसका आप अल्टरनेटिव निकालो ना। एक चीज़ करने के 5-6 तरीके तो होते हैं, एक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एक में बहुत कम रिस्क होता है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे कम रिस्क वाला तरीका चुनना है। इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप इंश्योरेंस ले सकते हो, उससे भी आपका रिस्क सेव हो जाएगा। प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है? सपोज मुझे पता है फ्यूचर में ना मेरे 100 करोड़ का नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी, स्पेकुलेटिव रिस्क है। प्रॉफिट लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, तो मैं क्या करूंगा? आधी 100 करोड़ रुपीज सेव करके रख लूंगा। उससे क्या होगा? मान लो फ्यूचर में लॉस हो गया तो क्या होगा? मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता था इतना लॉस मेरा हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन बना लूंगा आज ही, जिससे कि फ्यूचर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रिस्क शेयरिंग, रिस्क मैं शेयर कर सकता हूँ। सपोज किसी कंपनी को मैं अपना पार्टनर बन सकता हूँ, तो रिस्क क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि मैं उसके हिसाब से मेजर्स ले सकता हूँ। सपोज कोई रिस्क मेरे ऊपर आया, यानी कि मुझे लॉस होने का एक खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है, तो मैं उसे दूर करने के लिए कुछ चीज़ें भी तो कर ही सकता हूँ ना। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क कितने कितने टाइप के होते हैं? इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल यानी कि जो इंश्योर है, सपोज आपका गोडाउन के अंदर माल पड़ा हुआ था, वो इंश्योर था। अब क्या होगा? अगर सपोज उसके अंदर आग लग गई, वो खराब हो गया, तो इंश्योरेंस से आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता तो वो कौन सा होता? नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अभी आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का हम बिजनेस करने वाले हैं। साइज ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं हम और कितना बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको चाहिएगा। फिजिकल फैसिलिटी, हम कहाँ पर करने वाले हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस कहाँ करने वाले हैं। फिजिकल फैसिलिटी, हमारे पास क्या क्या फिजिकल फैसिलिटी हमको चाहिए। ठीक है। फाइनेंसिंग था प्रोपोजिशन, यानी कि जो हमको बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। टैक्स प्लानिंग, टैक्स के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जितना प्रॉफिट ना कमा पाए उससे ज़्यादा टैक्स दे दें। लॉन्चिंग था एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट एंड कमिटिंग वर्कफोर्स, यानी कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है।